हेलो एवरीवन। सो लेक्चर नंबर सेकंड है आज का, जो मैगजीन है दृष्टि 2024 घटना चक्र। एवरीवन, इस मैगजीन का वेटेज उत्तर प्रदेश पीसीएस में तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चंस का रहता है। इस मैगजीन को अगर आप तरीके से एनालिसिस कर ले रहे हैं तो 20 से 22 क्वेश्चंस को आप डील करने में सार्थक हो जाते हैं। हमारा जो लेक्चर नंबर 1 का कंटेंट था वो पिछले 12 महीने के करंट अफेयर पे ओरिएंटेड था, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कंटेंट था। आज का जो है वह उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर पर हम बात करेंगे पिछले 12 महीने के। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके पास में कोई बुक स्टॉल हो जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुकें बिकती हैं तो वहाँ पे भी दृष्टि आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। बहुत अच्छा होगा कि आप इस मैगजीन को भी अपने पास रख लें। वीडियो से भी आप डील करो, मैगजीन से भी देख लो। क्लियर? और अगर आपके पास अभी मैगजीन नहीं है तो आप वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट से अपने शॉर्ट नोट्स को भी आप बना सकते हो। साथ ही साथ किस टॉपिक पे बात करेंगे? सो राज्य की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर हम नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश से ओरिएंटेड। क्लियर? लेक्चर नंबर सेकंड है, लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसको भी कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी चैनल पे जाइए और वहां से कंप्लीट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। क्लियर? सो टॉपिक पहला है पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल। ओके, पूर्णतः बालिकाओं के लिए जो पहला सैनिक स्कूल है 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश हेलो एवरीवन। सो आज लेक्चर नंबर सेकंड है, उत्तर प्रदेश दृष्टि 2024 घटना चक्र की मैगजीन आ चुकी है, उसी का लेक्चर आज सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट में हमने पिछले 12 महीने के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल जगत और विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन को देखे, वन लाइनर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल टाइम इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं किया है तो चैनल पर जाइए, प्लीज जल्दी से लेक्चर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लीजिए। आज का लेक्चर नंबर सेकंड है और आज का जो हमारा सेगमेंट रहेगा उत्तर प्रदेश परिदृश्य के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक, सांस्कृतिक, ओके, मंत्रालयों से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट रहे हैं पिछले 12 महीने में। यूपी पीसीएस की बात करें तो 1.5 साल से लेकर के 1 साल के बीच के जो करंट अफेयर हैं उनका वेटेज रहता है। सो उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। क्लियर? सो हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास नज़दीकी कोई बुक स्टॉल हो तो वहाँ पे जाइए और जो दृष्टि घटना चक्र की मैगजीन आ चुकी है उसको अपने पास रखिए, वहाँ पे उसको अंडरलाइन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और जितना हो सके उसको रिवीजन करिए। क्लियर? क्योंकि 22 से 25 क्वेश्चंस का वेटेज इस मैगजीन से रहता ही रहता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। किन किन सेगमेंट पे बात करेंगे? सो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनसे जुड़ी जो घटनाएं हैं महत्वपूर्ण रही हैं उन पे हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो पहला टॉपिक है पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल। 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले, याद रखना, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में संवित गुरुकुलम बालिका सैनिक, ये नाम याद रखना, संवित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। जगह कौन सा है? वृंदावन। क्लियर? बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है। ओके, यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी, राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया है। ओके, या तब है कि देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना का परंपरा उत्तर प्रदेश से वर्ष 1960 में प्रारंभ हुआ था। तो ये भी डेट याद रखना। हो सकता है कि एप्लीकेशंस के हिसाब से क्वेश्चंस जनरेट कर दिए जाएं, तो याद रखना कि 1960 से ऐसा कल्चर बना हुआ है। ओके, प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला स्कूल, जो सैनिक स्कूल है, उसको प्रारंभ किया था। तो चीफ मिनिस्टर का भी नाम याद रखना, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा 30
दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अयोध्या में और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास के लिए लगभग 11,100 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास रखा। साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को विकसित करने के लिए लगभग 4600 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला भी रखी। ओके, इस अवसर पर उन्होंने पुनर्विकास अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे का उद्घाटन किया। अब देखिए कितने करोड़ का क्या है मामला। अब प्रधानमंत्री हैं, यात्रा किए हैं तो इंपॉर्टेंट तो हो जाता है, लेकिन किस परियोजना के तहत क्या उनका ओरिएंटेशन था ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, क्लियर। सो अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, साथ ही उन्होंने नई अमृत भारत ट्रेनों एवं वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाया, रवाना किया। उसमें दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस देश की पहली अमृत भारत ट्रेन भी शामिल है। ये जो कंटेंट है इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर उतना भी नहीं हो सकता तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसको बार बार रिवीजन करते रहना, क्लियर। चलिए, प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा है। ओके, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो लोग डेली करंट अफेयर के सेशंस को करते हैं, वीडियो को करते हैं या न्यूज़पेपर या मैगजीन को कवर करते हैं, तो ये तो सारे जो कंटेंट है ये वन लाइनर है, इसको कंप्लीट किया जा चुका है, क्लियर। लेकिन अगर आपसे छूट गया है तो कोई बात नहीं, ये मैगजीन आपका पूरा का पूरा एक साल का पूरे के पूरे मामले को कंप्लीट करा देती है। तो याद रखना कि अयोध्या अभी ट्रेंड में है। ओके, 22 जनवरी का डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के उपलक्ष्य में हवाई अड्डे का जो नाम है अयोध्या हवाई अड्डा था, नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये पूछ सकता है कि अयोध्या हवाई अड्डा जो नवनिर्मित है उसका नाम बदल के क्या रखा गया है, तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नव विकसित सड़कों यथा राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन किया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पर या तो सेक्शन ए से सेक्शन बी का मिलान करने के लिए दे देगा, या वहां पर कंफ्यूज करने के लिए कुछ नाम यहां परिवर्तित कर देगा, ठीक है, जो इससे मिले जुले नाम, जैसे विजय पथ है, नई दिल्ली में विजय पथ है, ठीक। तो कुछ ऐसे नाम को वहां पर कंफ्यूजन करके रखा जा सकता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो याद रखना कि नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नव विकसित सड़क राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन किया है। इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं काशी तमिल संगम पे। ओके, ये हमने कल वन लाइनर में करा दिया है। इस योजना का, इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत की संस्कृति को आपस में मिलाना, उन संस्कृतियों का आपस में आदान प्रदान करने का यह पहल है, क्लियर। हमने इसको कल भी कर लिया है वन लाइनर में, आज इसको विस्तृत करते हैं, ठीक है। सो 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया। यह इस कार्यक्रम का द्वितीय संस्करण था। ओके, यह द्वितीय संस्करण था। ज्ञातव्य है कि प्रथम काशी तमिल जो संगम है वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बनारस में, हालांकि शुद्ध नाम तो वाराणसी है, वरुणा और अस्सी नदी के संगम से वाराणसी का निर्माण हुआ है, तो शुद्ध नाम वाराणसी है, ठीक है। बनारस ऐसे ही नॉर्मल बोलचाल में बोल दिया जाता है, शुद्ध नाम वाराणसी, तो इसको भी आप याद रखना। जो नमो घाट है, नमो घाट पर, ठीक है, इस कार्यक्रम के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ओके, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुलर और मणि मेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया। ये प्लीज नाम याद रखना, क्लियर।
यहां से भी आपसे स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें देखिए सिंपल सी बात है, पहला 2022 में, दूसरा 2023 में आयोजन हुआ है, तो इसमें कुछ खास उतना क्वेश्चंस बनाए नहीं जा सकते। तो हो सकता है कि यहां से पूछ ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमिल साहित्य था, उन तमिल साहित्यों का जो ब्रेल और बहुभाष में अनुवाद जारी किया वो कौन कौन से थे। तो याद रखना, थिरुकुल्लर और मणि मेकलाई। ओके, ये दोनों नाम याद रखना है। चलिए, इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये भी आपको याद रखना है, कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अन्य मंत्रालयों यथा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रसारण आदि के उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। तो अगर आप ये मिस भी कर रहे हो ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक, कि किन किन मंत्रालयों की सहभागिता से ये प्रोग्राम क्रियान्वित किया गया है। इसके जो मेन कारक हैं, उन कारकों को आपको याद रखना है कि किन किन कारक के अंतर्गत क्या, जैसे 2 तमिल साहित्य थे, उनका नाम क्या है। ठीक है, पहला आयोजन 2022 में, दूसरा 2023 में। इसका मेन हो सकता है आपसे इसका उद्देश्य पूछ ले, तो उत्तर भारत के संस्कृति को दक्षिण भारत के संस्कृति के आपस में आदान प्रदान के लिए यह योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, चलिए, इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास को और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है। ओके, क्लियर। चलिए, सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन, सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन, क्लियर, जस्ट वेट। सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया। जगह याद रखना, वाराणसी, क्लियर। 7 मंजिला सर्वेद महामंदिर की ऊंचाई 180 फीट है। इस महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर सर्वेद 4000 दोहे लिखे गए हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। स्वदेश महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का प्रतीक है। देखिए, इस टॉपिक में जो सर्वेद महामंदिर है, इसमें पहला कंटेंट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसकी अवस्थिति कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, दूसरा यहां पर क्या हो जाता है कि यह किसके लिए डेडिकेटेड है, तो महर्षि सदाफल देव, याद रखना, महर्षि सदाफल देव। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जा रहा है, कहा गया है, कहा जा रहा है, नॉट डिसाइडेड। तो बस आप एक कैन कुड के फॉर्म में इसको मामले को याद रखना कि अभी ऐसी संभावनाएं जताई जा रही, कही जा रही हैं। हालांकि ये जो ऑथेंटिक मामला है, क्योंकि विवादित बातों को हो सकता है कि अभी डिसाइडेड नहीं है, तो मे भी ना पूछे, लेकिन जो चीजें बिल्कुल फिक्स हैं वहां से क्वेश्चंस उठ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ज्ञातव्य है कि सर्वेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्था के प्रणेता संत सदाफल देव की महाराज द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, आध्यात्मिक ग्रंथ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है लेक क्वीन क्रूज। ओके, लेक क्वीन क्रूज। तो 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल से लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया। इसका प्लीज आप नाम याद रखना। ओके, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह क्रूज 2 मंजिला है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, जो कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना, गंगा नदी में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, क्लियर, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गोरखपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ स्थल है, उनका जुड़ा हुआ विधानसभा का जिला भी रहा है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। लेक क्वीन क्रूज किन किन नदियों को
ये समाहित किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, राप्ती, सरयू, यमुना, गंगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 42वां रामायण मेला 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में 42वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया। इस मेले का समापन 19 दिसंबर 2023 को हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। अब यहाँ पर 2 से 3 कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। तो पहला कि जो रामायण मेला है इसका 42वां संस्करण है। ओके, शुरुआत कब हुआ? 1982 में। उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीपति मिश्र थे। ठीक है। आयोजन 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में। ओके, क्लियर। तो ये जो 2 से 3 तथ्य हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पूरा मामला समाहित हो गया। चलिए आगे चलते हैं। रामायण क्रूज सेवा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अयोध्या में शीघ्र ही शुरू की जाने वाली रामायण क्रूज सेवा के कार्यक्रम के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, रामायण क्रूज सेवा। ओके, जुड़ा हुआ केंद्रीय मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया। नंबर 2, कहां पर? अयोध्या। यहां से 3 बातें याद रख लेनी है। कहां पर? अयोध्या में। संबंधित मंत्री कौन होंगे? मनसुख मांडविया। और कहां पर? सो अयोध्या में। नाम क्या है? रामायण क्रूज। ये पहली लग्जरी अयोध्या के लिए क्रूज सेवा होगी। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित हुआ है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है। इस प्राधिकरण के अध्ययन के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे या अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन एवं नेविगेशन, पत्तन समुद्री मामलों से संबंधित विषयों की विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से किसी एक को नियुक्त करेंगे। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना एवं अन्य प्रमुख नदियों के कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं। ओके, तो यहां पे कुछ ज्यादा खास है नहीं। ओके, ज्यादा कुछ खास है नहीं। थोड़ा सा अगर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बनाए जा सकते हैं तो यहां से कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है। 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया है। इस विधेयक का नाम पूछ सकता है समय के साथ, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट है पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, क्लियर। तो इसको आपको याद रखना है, यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंध करने और 6G को लॉन्च करने पर शोध से संचालित। तो थोड़ा सा ये वाला सेगमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखना। साथ ही साथ इसकी अवस्थिति सहारनपुर और कौन सा? IIT रुड़की। थोड़ा सा ये आपको 2-3 पॉइंट यहां पर फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। GI टैग्स के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। क्लियर। GI टैग हालांकि सबको पता होगा। देखिए जो GI टैग होता है ना, GI टैग से होता क्या है कि संबंधित स्थानीय उत्पाद को प्रमोट किया जाता है सरकार के द्वारा, जिससे कि उनकी उत्पाद बढ़ सके, उनकी लोकप्रियता वैश्विक स्तर पर पहुंचे। साथ ही साथ उस वस्तु से, संबंधित वस्तु से जो लोग जुड़े हैं ना, उनको प्रमोशंस मिल सके, वो प्रमोट किए जा सके, वो बिल्कुल हतोत्साहित होकर बैठ न जाएं। जिस भी कार्य से कोई जुड़ा हुआ है उसको प्रोत्साहन मिले कि गर्व की बात है कि हमारे उत्पाद को GI टैग मिला है, एक वैश्विक पहचान मिली है। क्लियर, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए GI टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, ये भी आपको याद रखना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 और उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। ये जो PCS का पेपर होने वाला है 17 मार्च को, साथ ही साथ ARO के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा ढोलक, कालपी का हस्तनिर्मित कागज, बाराबंकी हैंडलूम। ये 4 प्लीज आप उंगली पे रट लो एकदम। ठीक है, कि जो नए
4 जीआई टैग उत्पाद हैं बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा का ढोलक, कालपी का हस्तनिर्मित कागज और बाराबंकी हैंडलूम। क्लियर। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने के संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। क्लियर। क्या तब है कि तमिलनाडु जीआई टैग प्राप्त करने में शीर्ष स्थान पर है। तो हो सकता है कि इन मामलों को स्किप करके पूछ ले कि भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य कौन है जो सबसे ज्यादा उत्पादों पर जीआई टैग पाया है। तो पहला तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। बागपत होम फर्निशिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सो बागपत जनपद होम फर्निशिंग कामों के लिए पूरे देश में विख्यात है। चादरें, गद्दे, तौलिया, तकिया आदि उत्पाद यहां पर तैयार किए जाते हैं। अमरोहा ढोलक अन्य बीटिंग वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इन यंत्रों के खोखले ब्लॉक्स के निर्माण के लिए आम व शीशम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिन्हें बाद में पशुओं के चमड़े से मढ़ा जाता है। कालपी का हस्तनिर्मित कागज, सो अपशिष्ट कागजों एवं कपड़े से हस्तनिर्मित कागज बनाना कालपी का मुख्य शिल्प कला है। बाराबंकी का हैंडलूम, सो बाराबंकी जनपद हैंडलूम के जरिए कपड़ा बनाने के लिए विख्यात है। ओके, ये टॉपिक मैंने वनडे का जो डेली मेरा करंट का सेशन वहां भी करा चुका हूं, लेकिन यहाँ पर आया है। सो प्लीज, बागपत का होम फर्निशिंग, अमरोहा का ढोलक, कालपी का हस्तनिर्मित कागज और बाराबंकी का हैंडलूम, ये जो 4 जीआई टैग प्राप्त भी नवनिर्मित जीआई टैग हैं, इसको प्लीज याद रखना। साथ साथ उत्तर प्रदेश पूरे भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पादों के मामले में सेकंड नंबर पर है, पहला तमिलनाडु, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कागड़ा चाय। क्लियर। कागड़ा चाय जीआई टैग मिला है। तो अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा भारत की अनूठी कागड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा इस चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की सूचना जारी की गई थी, जो कि अब 11 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2005 में भारतीय जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो याद रखना, भारत के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट ऑफ व्यू से किसके लिए पहले कब कब की गई है। पहला तो 2005 याद रखना, दूसरा 11 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा, जो कि यूरोपीय आयोग के द्वारा बात कही गई है। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, जीआई टैग अप्लीकेबल कितने टाइम तक रहता है। एक बार जीआई टैग अगर किसी उत्पाद को दिया जा रहा है तो 10 साल के लिए अप्लीकेबल रहता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अयोध्या। उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पौड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। प्लीज याद रखना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये कृति आई है। 22,23,000 दीप प्रज्वलित हुए थे। कब? दीपोत्सव के अवसर पर। ओके, तो दीपोत्सव का नाम दे करके जो धार्मिक स्थल हैं उनका नाम दे सकता है, और वहां पे आप कंफ्यूज में भी हो सकते हैं। तो याद रखना, अयोध्या को इस बार उत्तर प्रदेश का अयोध्या जो है 22,23,000 दीप प्रज्वलित किया था। कब? दीपोत्सव के अवसर पर, और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब भी इस बार मिला है। इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय का स्थापना की जाएगी। अयोध्या शोध संस्थान, जो कि वर्ष 1986 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसको बस आप एज ए अवेयरनेस याद रखना, स्टेटमेंट यहां से नहीं आने वाले, अगर आएंगे क्वेश्चन तो यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना ना, थोड़ा सा लेंदी तो हो जाता है, बट अगर आपने पढ़ा है तो मजा तो आएगा। साथ ही साथ जो एग्जाम आने वाला है, काफी महत्वपूर्ण एग्जाम है, तो थोड़ा सा उसका भी मोटिवेशन बना के आप लगे रहना। चलिए नेक्स्ट है सौम्या माथुर। 1 नवंबर 2023 को सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधन के रूप में पदभार संभाला। नाम याद रखना, सौम्या माथुर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में। ठीक है। वे पूर्वोत्तर रेलवे, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे की पहली महिला प्रबंधक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है स्टेटमेंट। उल्लेखनीय कि पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है। यहां से 2 से 3 बातें बस याद रखना है।
नाम सौम्या माथुर हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अभी तक पहली पूर्वोत्तर रेलवे में पहली महिला प्रबंधक के रूप में ये बनी है। और मुख्यालय कहाँ है पूर्वोत्तर रेलवे का? गोरखपुर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जनजाति संग्रहालय 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज जिले में जनजाति संग्रहालय की स्थापना करने के बाद, ये जिले का नाम याद रखना, मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मिर्जापुर के अतरैला, पांडेग्राम, सोनभद्र के ग्राम मारकुंडी और महाराजगंज के कुशेरवा ग्राम में यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अगर क्वेश्चंस बहुत डीप चला गया तो हो सकता है कि इन ग्रामों का नाम दे दे, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो थोड़ा सा माइंड करना। मिर्जापुर का अतरौला पांडे ग्राम, सोनभद्र का ग्राम मानकुंडी और महाराजगंज के कुशेरवा ग्राम यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किए जाने की अनुमति दी है। देखिए पहला तो पॉइंट यहीं से बन गया कि जो स्थापना हुआ है किस विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन के तहत, तो 1973। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से राज्य में 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित की जाएंगी। गोंडा में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। देखिए इन तीनों को याद करना बहुत आसान है। कैसे? जो मिर्जापुर है वहां पर माता विंध्यवासिनी का विंध्याचल मंदिर है, तो आप याद ऐसे कर लेते हैं कि मिर्जापुर को आप विंध्याचल से, विंध्याचल की बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है, प्रतिष्ठित। तो विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्जापुर, पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय ये आपका गोंडा हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए कहाँ? मुरादाबाद में। तो थोड़ा सा आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अतिरिक्त प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संशोधन के माध्यम से मथुरा में एसकेएस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। एसकेएस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत। ये आपको याद रखना है। पहला तो हो गया राज्य यूनिवर्सिटीज, नेक्स्ट है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उस अधिनियम के तहत 2019 में संशोधन करके एसकेएस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कहां पर? क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है कि मथुरा में। ठीक है। 4 नए विश्वविद्यालय 10 नवंबर 2023 को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति में प्रदेश में 4 नए निजी विश्वविद्यालय स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। 4 कौन कौन से? पहला केडी विश्वविद्यालय मथुरा, दूसरा गांधी विश्वविद्यालय झांसी, तीसरा अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद, चौथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव। इन चारों का प्लीज आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के इस राजधानी शहर में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना की भूमि पूजन और शिलान्यास 21 अक्टूबर 2023 को किया है। महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, साथ ही साथ नौसेना शौर्य संग्रहालय का जगह आवंटित हुआ है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जाएगा। क्लियर? तो ये जगह थोड़ा सा आप स्पेसिफिक याद रखना। और आईएनएस गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान की शुरुआत किया है। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है। गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जिले में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय के निर्माण से संबंधित जो परियोजना है रिपोर्ट अवलोकन किया है। तो याद रखना कि पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय। क्लियर? पशु चिकित्सा
विज्ञान विद्यालय। ओके, गोरखपुर से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। या पशु चिकित्सालय विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान संस्थान से संबंध होगा। यह महाविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पड़ोसी देश नेपाल के पशुपालकों के लिए सर्वथा उपयोगी होगा। ठीक है, तो किन के लिए लाभकारी होगा ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको भी छोटा सा लाइन में आप ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट है कौशाम्बी। ओके, उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 51 फीट किसके लिए डेडिकेटेड है? भगवान बुद्ध के लिए। तो ये भी आप याद रखना, मे भी आपसे ऑप्शन में पूछ ले। ठीक है, तो कौशाम्बी भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की जाएगी। मिशन महिला सारथी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या जिले के इस मिशन का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मिशन के प्रतीक का जो अनावरण किया गया है, मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत शुरू किए गए इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें चालक और परिवहन जो परिचालक हैं वो महिलाएं होंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ ये मामला भी है, तो थोड़ा सा याद रखना। BS6 बसें हैं। ठीक है, मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम की बसों में चालक और परिचालक महिलाएं होंगी। क्लियर? नेक्स्ट है आनंद डेयरी अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोज के मध्य समझौता। सो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राजील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन 3 कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौता ज्ञापन के तहत उत्तर प्रदेश के दुधारू पशुओं के पोषण एवं प्रजनन के उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीक के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। अमेरिया परोजा और BH एम्ब्रियोस ब्राजील की 2 बड़ी कंपनियां हैं। ओके, देखिए यहां पर महत्वपूर्ण क्या होगा, जब दूध की बात आई है, दूध उत्पादन की, उत्तर प्रदेश में गोपालकों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, याद रखना, नंद बाबा। नंद बाबा और एक है नंदनी। नंदनी जो नंद बाबा योजना है ये पशु पालकों के उत्थान के लिए है, दूध उत्पादन के लिए है। जो नंदनी है, नंदनी जो योजना है, जैसे बहुत ऐसी किस्म की गायें हैं जो कि अब विलुप्ति के कगार पे हैं, जैसे सैवाल हो गई, ठीक है, जर्सी, कुछ ऐसी गायें हैं जो कि अब उनका जो जनसंख्या है वो घट रहा है। तो नंदनी उनको प्रमोट करने के लिए, जिनकी जनसंख्याएं कम हो रही हैं, नंद बाबा गोपालकों के लिए दुग्ध उत्पादन के प्रमोशंस के लिए यह योजना है। तो ये भी याद रखना, उत्तर प्रदेश का इस साल का सबसे महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर के फॉर्म में ये क्वेश्चंस रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में अपना प्रभाव बना सकता है नंद बाबा और नंदनी, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। सो उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान का शुरुआत किया गया है। इस अभियान का विषय लैंगिक समानता, ओके, लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। ठीक है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान आपसे पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, पहला सोलर एक्सप्रेसवे, पहला सोलर एक्सप्रेसवे। सो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के आधार पर सरकार सोलर प्लांट्स की स्थापना करेगी। इसके माध्यम से 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनोवेशन से संबंधित ये मुद्दा है, तो भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे, ओके, तो जगह आपको याद रखना है, क्या इसमें करिकुलम है, क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा। 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन की यह क्षमता निर्धारित की जाएगी। PPP मॉडल पर यह आधारित है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे इनिशिएटिव लिया जा रहा है। चर्चा में बरेली है। सो परिषदीय विद्यालयों के स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में यह उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना। उत्तर प्रदेश के इस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्लीज आप ये नाम याद रखना, नाथ कॉरिडोर। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वविद्यालय विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि के तर्ज पर किया जाएगा। यह कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, मढ़ीनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडीनाथ मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉरिडोर महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो थोड़ा सा ये जो अलखनाथ मंदिर, मणिगढ़नाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ, वनखंडीनाथ के मंदिरों को जोड़कर यह कॉरिडोर निर्माण किया जाएगा। किसके तर्ज पर? हमने देख लिया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या राम जन्मभूमि के तर्ज पर इसका भी निर्माण कराया जाएगा। नेक्स्ट चर्चा में उन्नाव है। सो उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम भक्त सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण 9 अक्टूबर 2023। ये प्लीज नाम याद रखना। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम राव भक्त सिंह। क्लियर, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चर्चा भदोही जिला पे। सो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस कालीन शहर में 4 दिवसीय 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ। याद रखना, उत्तर प्रदेश में कालीन को भी जीआई टैग मिला है। वो कालीन जो है वो भदोही में उत्पादन उसका किया जाता है। भदोही जिला जो है वो वाराणसी जिले को अलग करके नवनिर्मित जिले का निर्माण किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। हालांकि आज की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वाराणसी को ही अलग करके भदोही का निर्माण हुआ है। यह कारपेट एक्सपो मार्ट कालीन निर्यात संवर्धन परिषद एवं भदोही जिला प्रशासन द्वारा 8 से 11 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कारपेट बेल्ट में निर्मित कालीनों की विशिष्ट पहचान के लिए ब्रांड कालीन का भी लोकार्पण किया। नेक्स्ट है गाजियाबाद। सो उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन के अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित हुआ है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां पे? तो गाजियाबाद। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C-29 MW परिवहन विमान को भारत वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। ठीक है, याद रखना, इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। ये नाम प्लीज आप याद रखना, C-295। क्लियर, यह विमान HS-748 एवरो विमान की जगह लेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 31 मई 2023 को किया गया। नेक्स्ट चर्चा में वाराणसी है। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 1115 करोड़ रुपए की लागत से बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया। यह आपसे पूछा जा सकता है, तो अटल आवासीय विद्यालय। क्लियर, चलिए, प्रधानमंत्री ने गंजारी राजा तालाब में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। तो इसका भी आपको माइंड रखना है। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का पहला स्टेडियम होगा। इसके भवन व डिजाइन में भगवान शिव और काशी नगरी की झलक दिखाई देगी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री का यह सांसदीय क्षेत्र है। लोकसभा सीट से चुनकर वो MP बने हैं। सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है यह। साथ ही साथ इसकी जो झलक है वह भगवान शिव
और काशी की नगरी का जो झलक है उस डिजाइन के रूप में इसको नवनिर्मित निर्माण किया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश स्थित इस शहर में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालु उत्सव आयोजित 22 अप्रैल से 3 मई 2023 को किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, पुष्करालु उत्सव। ठीक है, ये तेलुगु भाषी लोगों का, ठीक है, तेलुगु भाषी लोगों का एक प्रसिद्ध पुष्करालु उत्सव था। तो ये भी याद रखना, पुष्करालु। ओके, इस उत्सव को गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उपनाम भी आप याद रखना, गंगा पुष्करम, जो भारत की 12 पवित्र नदियों की पूजा करने हेतु समर्पित है। यहां से भी क्वेश्चंस एप्लीकेशन स्पेस बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे माइंड रखना। अगर आप वीडियो से शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज जो पॉइंट मैं बोलूं को थोड़ा सा मेंशन आप कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चर्चा में है बंधन योजना। ओके, बंधन योजना उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 प्रारंभ की जा रही इस योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित, जो कि 10 अक्टूबर 2023 को। तो याद रखना, बंधन योजना। बंधन योजना सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व स्थलों का अवस्थापना एवं सुविधाओं के विकास हेतु है। ओके, तो हमने उद्देश्य इसका जान लिया, इतना इंपॉर्टेंट है टैगलाइन बंधन योजना से। नेक्स्ट है विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना। हमने कल इसको वन लाइनर में भी कंप्लीट कर लिया था, इसको आज विस्तृत जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का लोकार्पण 5 अक्टूबर 2023 को। इस परियोजना के तहत 352 किमी लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जा रहा है। महत्वपूर्ण क्या है? विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना। इसका नाम प्लीज आप 2 से 3 बार रट लेना, यहां पर आपसे कंफ्यूजन क्रिएट कराया जा सकता है। फूलपुर की जगह प्रयागराज दे दे, औरैया की जगह कोई और नाम देते तो याद रखना विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना है। 352 किमी लंबी यह परियोजना है। बजट 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की बात कही गई है। नेक्स्ट है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस लैब। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन द्वारा नाइलिट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2023 को। इस लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली लैब प्रयोगशाला है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नाम यूनिक है तो थोड़ा सा नाम से रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है, ये आपको बस याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन। वाराणसी विश्वविद्यालय के इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2023 को यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रीन कपल रेट टीम द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, देखिए यहां पर महत्वपूर्ण क्या हो जाता है। पहला तो है कि यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन की बात कही जा रही है, ठीक है, और वाराणसी विश्वविद्यालय यहां BHU। देखिए अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जाम कराए जाते हैं, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, अगर वहां से कोई इनोवेशंस, कोई भी रिलेशंस किसी भी मुद्दे का आता है तो एग्जाम में वो चीजें आ जाती हैं। BHU से जुड़ा कोई भी मुद्दा आता है एग्जाम चर्चा में, उसको प्लीज आप वेरीफाई करके अपने पास रखो, नोट बना के रखो, शॉर्ट नोट्स बना के रखो। एग्जाम में यहां से चीजें रिलेट कर लेती हैं, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ग्रीन कपल रेट टीम द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। मे भी यहां से कंफ्यूजन करने के लिए पूछ ले कि जो ग्रीन हाइड्रोजन का संबंध है BHU से, ठीक है, जो ग्रीन कपल रेट है, या इस पूछ ले कि किस टीम के द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो ग्रीन कपल रेट टीम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है चर्चा में आगरा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो यहां से इंपॉर्टेंट है, ये आलू इंपोर्ट एक्सपोर्ट जोन भी रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने की भी प्रस्ताव की मंजूरी
22 अगस्त 2023 को मिली है। नेक्स्ट चर्चा में प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के इस शहर में वायुसेना दिवस परेड एवं वायु प्रदर्शन का आयोजन 8 अक्टूबर 2023 को हुआ। ठीक, तो ये थोड़ा सा कंटेंट याद रखना, प्रयागराज से जुड़ा हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नंदनी कृषक समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार एवं दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत हुई है। मैंने देखिए इसका चर्चा पहले ही कर दिया जब इसका नाम आया था। ठीक है, मैंने बहुत डीप एप्लीकेशंस के फॉर्म में इस टॉपिक को मैंने कवर कराया है करंट अफेयर जरिए। अगर आप करंट अफेयर का जो सीरीज है कहीं से भी, न्यूज़पेपर, मैगजीन कहीं से भी कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, करंट अफेयर डेली पढ़ने की हैबिट डालो। मैगजीन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू, कहीं से भी आप करो, बस ऑथेंटिक सोर्स रहे, ताकि ये जो मेहनत है ना ये 50% कम हो जाए मैगजीन को, क्योंकि हम रिवीजन ही तो कर रहे हैं, ये कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रॉपर 12 महीने के मैटर को रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, नंदनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत किया गया है। आपसे नंदनी कृषक जो समृद्धि योजना है पूछ सकता है किस योजना के तहत चलाया गया है, तो नंद बाबा। जो नंद बाबा है वो दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। जो नंदनी कृषक है ये जो विलुप्त प्राय जाति हैं गायों की ना, अच्छी नस्लें जो विलुप्त हो रही हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये नंदनी कृषक योजना है। ठीक है, योजना के पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी। सब्सिडी 3 चरणों में गायों की खरीद पर, उनके संरक्षण के लिए और उनके रखरखाव के लिए प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आकांक्षी नगर योजना। सो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए गए दिशा निर्देश को स्वीकृति दी गई है। उद्देश्य क्या है? वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करने हेतु त्वरित प्रगति एवं सतत विकास प्राप्ति करना है। तो थोड़ा सा आकांक्षी नगर योजना है। आकांक्षी नगर योजना का उद्देश्य आपको याद रखना है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, वर्तमान में संचालित जो सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास प्राप्ति करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित 22 से 24 जुलाई 2023 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। छोटा सा है वन लाइन, मगर आपसे मैटर पूछा जा सकता है क्यों। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एक्सपो था नाम इसका। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक का प्रारूप अनुमोदित किया गया। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया है। बात कही गई है इस आयोग एक निगमित निकाय होगा, इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। यह महत्वपूर्ण है, इसका हेडक्वार्टर। यह आयोग उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित, त्वरित, पारदर्शी एवं समय से करेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका याद रखना। मुख्यालय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। नेक्स्ट है गांडीव 5। गांडीव 5 क्या है? गांडीव 5 सो पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित 14 सितंबर 2023 को हुआ। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने हेतु किया गया। सो नाम इंपॉर्टेंट है गांडीव 5। इसको फॉर द प्रीलिम्स पीटी इंपॉर्टेंट में डाल लेना। क्लियर? नेक्स्ट है व्यापारी कल्याण दिवस। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 जून, ठीक है, 29 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई। इसको मैंने कल भी कराया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, याद रखना। व्यापारी कल्याण दिवस 29 जून को उत्तर प्रदेश में मनाने की बात कही गई है। तो ये डेट याद रखना।
29 जून। नेक्स्ट है चर्चा में नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क का इस शहर में उद्घाटन जुलाई 2023 में। वेद वन पार्क, ओके, वेद वन पार्क। चलिए आगे चलते हैं। गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा 5 कवियों को प्रदान की जाने वाली घोषणा किया गया है जून 2023 में। पुरस्कार के लिए चयनित कवि और उनकी रचनाएं: पंकज प्रसून, तब गीतों के साथ निभाया, डॉक्टर प्रभांशु कुमार, डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह, निशा सिंह नवल, मैं निशा हूं, कृष्ण कुमार कनक, उलझाता छविजाल तुम्हारा, और लास्ट है वेद मित्र शुक्ला, एक समंदर गहरा भीतर। ठीक है, तो गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान ये 5 लोगों को दिया जाएगा। प्लीज नाम याद रखना, इनकी रचना, इनकी कृतियां याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ओबरान डी तापी परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2x800 मेगावाट इस परियोजना की स्थापना एवं परियोजना लागत 17,985.27 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है 11 जुलाई 2023 को। इस परियोजना की स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के 50-50 के अंशधारिता के साथ संयुक्त रूप से उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ओबरा डी तापी परियोजना, ये नाम याद रखना है। क्षमता में भी ना पूछे, किनके आधे अंशधारता के साथ इसका क्रियान्वयन, सो एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है, के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ये आपको 3 फैक्ट यहां से याद रखने हैं। मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस परियोजना के 70% अंश का वित्त पोषण वित्तीय संस्थानों के ऋण प्राप्त कर और उन्हें शेष 30% अंश का वित्त पोषण एनटीपीसी और राज्य सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में किया जाएगा। तो ये मेजा ऊर्जा निगम जो प्राइवेट लिमिटेड है, इसको प्लीज आप स्किप मत करना, काफी महत्वपूर्ण है, इसका नाम याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट है पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023। क्लियर। सो इंडिया एक्सपोजिशंस मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। इस ट्रेड शो का प्रमुख उद्देश्य राज्य में निर्मित उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करना। इसका बस आप उद्देश्य याद रखो। ये पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो था जो कि 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो उत्तर प्रदेश राज्य में निर्मित उत्पाद हैं, सेवाएं हैं, उनको प्रदर्शित करने का ये उद्देश्य था। तो बस इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023। और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस अध्यादेश के आलेख को स्वीकृति मिली है 28 जून 2023 को। इस अध्यादेश में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रावधान है। नाम याद रखना, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, ठीक है, को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित करने का यह प्रावधान है। ठीक, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस अध्यादेश के आलेख को स्वीकृति मिल चुकी है। तो थोड़ा सा ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है और इनका जो जुड़ाव है वह अयोध्या जन्मभूमि, अयोध्या राम भूमि से भी जुड़ा हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चल रहा था राम जन्मभूमि का नाम, तब भी इनका नाम चर्चा में बना हुआ था। तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ललितपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड में स्थित इस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का स्थापना को मंजूरी मिली है। महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। आजमगढ़ चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास, ठीक है,
पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हरिहरपुर घराना से संबंधित थे। प्लीज नाम ये भी याद रखना, ठीक है। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जो है वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करता जो कलाकार हैं, ये हरिहरपुर घराना से जुड़े हुए हैं। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय, याद रखना, घराना हरिहरपुर है। जुड़े कौन कौन लोग हैं, ठीक है, पंडित छन्नूलाल, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार। 2 फैक्ट हुआ। जो हरिहरपुर घराना है इस नाम से अब यूनिवर्सिटी बनने वाली है, हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय। कहां पर? आजमगढ़ में। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। क्लियर। सो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु इस योजना का शुरुआत हुआ 6 जून 2023। उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना। देखिए मैंने पहले इस पे मैंने 3 से 4 बार, इसी वीडियो में मैंने 3 से 4 बार नंद बाबा नंदिनी वाले पे बात कर लिया है। काफी महत्वपूर्ण ये करंट का टॉपिक है, ये दोनों नंदिनी और नंद बाबा, इन दोनों को प्लीज आप रट लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ किया गया। प्रारंभ इस योजना ग्राम सभा में लागू की गई, बाद में इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय में देश या विश्व के कहीं पे भी रह रहे हो, अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम तथा इच्छुक हो तो सहभागी बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ये जो निवासी हैं जो भी भारत में नहीं रहते हैं उनके लिए, दोनों लोगों के लिए खुला दरवाजा है कि अगर आप चाहते हैं, आप समर्थ हैं तो आप सहभागी बन सकते हैं, ठीक है, विकास करने में गांव के क्षेत्र के शहर संबंधी जो भी क्षेत्र हैं। योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य परियोजना की 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी, जबकि जमीन व लागत की 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित विकास कार्य की शिला पट्टिका में दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप नामकरण कर सकते हैं। क्लियर। तो ऐसा नहीं कि आपने दे दिया, सरकार ने ले लिया और इनोवेशंस किया, विकास किया, नहीं, आप चाहते हैं तो नाम भी सत्यापित किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया के ग्योंग सांगबुक डो प्रांत के मध्य समझौता हुआ है। दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर 22 मई 2023 को हुआ। यह समझौता ज्ञापन प्रदेश के छात्रों को ग्योंग सांगबुक डो में स्थित विश्वविद्यालय में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करने, ग्योंग सांगबुक डो में स्थित कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने, इस प्रांत में स्थित कंपनियों में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश के कर्मियों के लिए कोरियाई भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। 10 मई 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान 2023। 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही NCERT द्वारा विकसित स्कूल रेडिएशंस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का भी विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया गया। गौरतलब है कि इस प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। ये डेट आपको याद रखना है, ये पूरी लाइन आप याद रख लो, ठीक है, ये पूरी लाइन आप याद रखो। चलिए आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के आधिकारिक नामांकन को प्रोत्साहित किया जाना है। नेक्स्ट है रेशम कृषि मेला 2023। 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया। ये जगह प्लीज आप याद रखना, ठीक है। नाम है रेशम कृषि मेला 2023। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है।
जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम, सहतूती गोरखपुर, एरी कानपुर और टसर सोनभद्र का उत्पादन होता है। याद रखना, हो सकता है कि मामले को न पूछकर आपसे जो रेशम का किस्म है ना वो पूछ ले, तो याद रखना जो सहतूती है, सहतूती यह गोरखपुर। क्लियर। नेक्स्ट है एरी, यह कानपुर, एरी यह कानपुर, और टसर यह सोनभद्र में उत्पादित होता है, टसर सोनभद्र में उत्पादित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023। तो 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, एग्जाम में प्रभाव पड़ना छोड़ सकता है, तो इसको भी याद रखना है। यह आयोजित विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय था हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जुड़ा हुआ न्यूज है, इसको थोड़ा सा माइंड करना विशेष रूप से। इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टाफ टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया, यह भी आपको याद रखना है। क्लियर। टीबी मुक्त पंचायत, प्रधानमंत्री ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण एवं उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला भी रखी एवं मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट हेतु साइट का भी उद्घाटन किया। ओके। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। 25 मई से 5 मई 2023 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का तीसरा संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर में किया गया। याद रखना 2022 वाला जो हुआ है यह तीसरा संस्करण है, ये भी आपको याद रखना। पहली बार था कि उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री। 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से हरदोई के संडीला में एशिया के सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया। याद रखना जगह कौन सा है, हरदोई। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति से जुड़ी रणनीतियों एवं पहलुओं के प्रभावी कारण हेतु राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करिए। इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणी, ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी तथा उच्च स्तर के खिलाड़ियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया गया है। इस नई खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण हो जाता है ये ई स्पोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट है कालिंजर महोत्सव 2023। 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्राप्त करने की घोषणा की। महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आपसे ऑप्शन में मैटर पूछा जा सकता है, उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा कालिंजर महोत्सव का। पहली बार हुआ है, सुने तो है नहीं, अगर करंट से टच में नहीं है तो क्वेश्चंस गलत हो सकता है। तो राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इमिलिया कोडर गांव उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। थोड़ा सा इमिलिया कोडर गांव आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। थारू जनजाति संग्रहालय बनाया जाएगा। गांव का नाम याद रखना है, किस जिले से जुड़ा हुआ मामला है ये याद रखना है, और यह राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय है। तो 2-3 यहां से जो कंटेंट है उसको नोट डाउन
कर लीजिए। थारू जनजाति की जीवंत एवं विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ पर विस्तारित होगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 प्रख्यापित की गई। इस नीति अधिसूचना होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष या इस नई नीति आने तक संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी होगा। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को भी प्रोत्साहित करना है। तो उद्देश्य थोड़ा सा आपको याद रखना है, उद्देश्य से मामला यहां से पूछा जा सकता है। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य एवं किए गए व्यय पर 35% पूंजीगत अनुदान, अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रखने का रिकॉर्ड। फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। योगी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री थे। ये दोनों कंटेंट आपको याद रखना है। अब योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के अभी तत्कालीन वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, अब ये रिकॉर्ड उनके नाम हो चुका है। ठीक, क्लियर। उनके पहले कांग्रेस के शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है श्रेयस हरीश। 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइकर रेसर श्रेयस हरीश का सम्मानित किया। ये नाम याद रखना, चर्चा में बहुत बना हुआ था। बेंगलुरु निवासी हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। ये टॉपिक प्लीज आप याद रखना, काफी चर्चा में बना हुआ था। ठीक है, क्लियर। चलिए, कलाशनिकोव AK-203 असाल्ट राइफल जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में कलाशनिकोव AK-203 असाल्ट राइफल का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। क्लियर। भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। ये प्लीज आप नाम याद रखना, भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इस राइफल का उत्पादन किया गया है। ज्ञातव्य है कि अमेठी में मुंशीगंज में असाल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च 2019 को किया था। ये भी थोड़ा सा डेट इंपॉर्टेंट याद रखना। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 के सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए हैं। थोड़ा इस पे ना बहुत आर्टिकल भी आ चुके हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, अगर उस पार्टी का किसी राज्य में सरकार है, शासन है, तो थोड़ा सा इसमें पार्शियलिटी की भी बात आर्टिकल में की गई है। तो आप नेट पर जा कर के अगर ऐसे आर्टिकल आपको मिल जाते हैं, हालांकि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था, अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आप जरूर देखे होंगे। सो ऐसे जो आर्टिकल होते हैं थोड़ा सा उनको पढ़िए, उससे होगा कि आपके पास एक ब्रॉड व्यू भी आ जाता है, एक समझ आ जाती है जब ऐसे मुद्दों को डील करते हैं आप। चलिए, इस परिणाम उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। 2022-2023 ये कंटेंट आपको याद रखना है दोनों में कि क्या स्थिति, क्या स्थान रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पद्म पुरस्कार 2023 उत्तर प्रदेश में। पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया है। पद्मश्री राधा चरण गुप्ता, पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सार्वजनिक मामले, सार्वजनिक काम के लिए दिया गया है। पद्मश्री राधा चरण गुप्ता साहित्य एवं शिक्षा के लिए, दिलशाद हुसैन कला के लिए, अरविंद कुमार विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए, उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य के लिए, मनोरंजन साहू चिकित्सा के लिए,
ऋत्विक सान्याल कला के लिए, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया है। ओके, सो थोड़ा सा अवार्ड का नाम याद रखना, पद्मश्री है, किनको किनको दिया गया है, किनके लिए, थोड़ा सा याद रहे। उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन पुनरुत्थान कार्यक्रम क्या है? सो 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स ज्वार बाजरा कादो सावा रागी मडुआ ओके की खेती के प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुत्थान कार्यक्रम का संचालन प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। इस नवीन योजना को वर्ष 2023 1 जनवरी 2023 से 2027 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 5 वर्षों अवधि में अनुमोदित आकलित जो व्यय है लगभग 186 करोड़ रुपए आएंगे। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रियान्वित होगा। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण क्या है, ये जो कार्यक्रम है यूपी में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है, सब जगह लागू होगा। ठीक है, नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुत्थान कार्यक्रम। मिलेट्स के अंतर्गत ज्वार बाजरा कादो सावा रागी मडुआ आता है। ठीक है, क्लियर? सो 2-3 फैक्ट यहां पर है, इसको याद रखना। मे भी बजट पूछ ले, कितने बजट, और महत्वपूर्ण क्या है इसका क्रियान्वयन 5 वर्षों की अवधि के लिए अनुमानित व्यय 186 करोड़ है। थोड़ा समय पीरियड भी आपको याद रखना है यहां पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020, 21 और 21-22। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020, 21 और 21-22 पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। 2020, 21 और 21-22 के लिए कुल 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर? जो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 है नेहा कश्यप बुसु और ज्योति शुक्ला हैंडबॉल के लिए दिया गया। लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 के लिए राहुल सिंह हॉकी वेटरन वर्ग और मोहित यादव कुश्ती और जनार्दन सिंह यादव कुश्ती वेटरन वर्ग के लिए दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 तरुणा शर्मा जूडो वेटरन वर्ग और मनीषा भाटी बुसु। लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 मोहम्मद आरिफ हॉकी वेटरन वर्ग और राधे श्याम सिंह एथलेटिक्स वेटरन वर्ग के लिए। सुहास एल वाई बैडमिंटन दिव्यांग जन वर्ग के लिए, दीपेंद्र सिंह निशानेबाजी दिव्यांग जन वर्ग के लिए और विवेक चिकारा पैरा तीरंदाजी। तो ये थोड़ा सा 2000 जो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 है और 21-22 है, इसको आप साथ में देख लो। और जो लक्ष्मण पुरस्कार 20-21 है और लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 है, इसको आप साथ में देख लो, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, आपस में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाना है। आरोहिणी कार्यक्रम 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे। तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री, ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ। लखनऊ याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। पहला तो कि छठा उत्तर प्रदेश दिवस है 24 जनवरी, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में 24 जनवरी को हम जानते हैं। ठीक है, और ये 74 स्थापना दिवस, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। छठवां उत्तर प्रदेश दिवस है, डेट पता हो गया, और यह 74वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में छठवां मनाया गया है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य जो विषय था निवेश और रोजगार, इसको आपको याद रखना है, निवेश और रोजगार।
पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का जो आयोजन है वो 2018 में मनाया गया था। डेट है 24 जनवरी, ये आपको याद रखना है। 24 जनवरी 2018 से शुरुआत हुआ है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का। 24 जनवरी 1950 को तत्कालिक यूनाइटेड प्रोविंसिल, जो संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, उसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यूपी उत्तर प्रदेश नाम से पहले संयुक्त प्रांत नाम था। ठीक है, तो डेट याद रखना, 24 जनवरी 1950 को तत्कालिक जो संयुक्त प्रांत नाम था बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो ये जो डेट है 24 जनवरी, अब इसको उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जानते हैं। और 74 नंबर का स्थापना दिवस था अब तक का, 74 का टाइमिंग हमने क्रॉस किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लेटिनम, 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल को प्रदान किया गया प्लेटिनम अवार्ड सौंपा। माइन मित्र पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण हो जाता है तो थोड़ा सा इसको आपको माइंड रखना है। चलिए आगे चलते हैं, बस लास्ट होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, बस लास्ट होने वाला है। एक जिला एक खेल, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के खेल को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल ODOS योजना शुरू किया गया है। ODOM जो है योजना शामिल करने हेतु 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। चलिए, जिला और परिवर्तित खेल, मथुरा जूडो के स्थान पर कुश्ती, बलिया, अंबेडकर नगर और कानपुर देहात बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स, बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर और फतेहपुर इसमें इंक्लूड है, जो कि बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स, श्रावस्ती बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी, झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी, बहराइच बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल खेलों से संबंधित। सो एवरीवन, ये प्लीज आप यहां से ना स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर नोट कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहां से कंफ्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको याद रखना कि कौन सा जिला था जो कि पहले वहां पर कौन सा खेल था, विशेषता वहां उस जिला का, अब परिवर्तित करके कौन सा खेल कर दिया गया है। ठीक है, खेलों से संबंधित जिले, सो कुश्ती वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, रामगढ़, देवरिया, महाराजगंज। एथलेटिक्स मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर। हॉकी प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा, गाजियाबाद। टेबल टेनिस आगरा और कानपुर। बैडमिंटन अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। वेट लिफ्टिंग मिर्जापुर, बिजनौर। ये इंपॉर्टेंट है वेट लिफ्टिंग वाला, तो थोड़ा सा इसको याद रखना, मिर्जापुर और बिजनौर। बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर। तीरंदाजी सोनभद्र और ललितपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल हाथरस। तैराकी पीलीभीत, तैराकी भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। शूटिंग बांदा, ओके, शूटिंग बांदा, कबड्डी कन्नौज और लॉन टेनिस प्रयागराज महत्वपूर्ण है। क्लियर? सो एवरीवन जस्ट वेट। सो ये रहा हमारा आज के टोटल सेगमेंट। लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ। उत्तर प्रदेश के सारे डायमेंशंस को हमने जाना। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान खेल के आधार पर उत्तर प्रदेश से जुड़े जितने भी न्यूज थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। सो लेक्चर 1 लेक्चर 2 अब तक का कंप्लीट हो गया, घटनाचक्र दृष्टि 2024 की मैगजीन का। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में, लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।